अस्सलाम वालेकुम। क्लास आज हम स्टडी करेंगे डीप फाउंडेशंस के बारे में। इस लेक्चर में हम देखेंगे डीप फाउंडेशंस होती क्या हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और वो कौन से सिनेरियोज हैं, वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें हम डीप फाउंडेशंस को प्रेफर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑफ शैलो एंड डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन आपको पता ही है, लास्ट लेक्चर में भी हमने यही स्टडी किया था कि शैलो फाउंडेशंस क्या होती हैं। तो बेसिकली ऐसी फाउंडेशंस जिनमें डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो है विड्थ ऑफ फाउंडेशन से इक्वल हो या उसके लेसर हो, तो ऐसी फाउंडेशन को हम शैलो फाउंडेशन का नाम देते हैं। तो अगर डेप्थ का कंपैरिजन करें तो शैलो फाउंडेशन ऐसी फाउंडेशन है जिनमें डेप्थ ऑफ फाउंडेशन विड्थ ऑफ फाउंडेशन के इक्वल हो या उससे लेसर हो, और डीप फाउंडेशन ऐसी फाउंडेशन हैं जिनमें डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो है वो विड्थ ऑफ फाउंडेशन से 4 टाइम्स ग्रेटर हो या इससे ज़्यादा ग्रेट हो। ठीक है, डी एफ और बी की रेशियो जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होनी चाहिए। लोड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो शैलो फाउंडेशन में जो है लेटरल स्प्रेड होता है। ठीक है, कि लोड जो है वो लेटरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहता है सारी की सारी सॉइल में, जबकि डीप फाउंडेशन में लेटरल और वर्टिकल स्प्रेड दोनों हो सकते हैं। लेटरल मीन के फाउंडेशन के एंड पे लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, जैसे कि ये एग्जांपल हम लें। लेटरल का मतलब है कि फाउंडेशन के एंड पॉइंट पे लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, और वर्टिकल स्प्रेड का मतलब है कि ये अलोंग द स्लीव जो है, अलोंग द कॉन्टेक्ट एरिया भी लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो शैलो फाउंडेशन में लेटरल स्प्रेड होता है, मीन जो भी कॉन्टेक्ट पॉइंट है वहां पे लेटरली लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, और डी फाउंडेशन में लेटरल और वर्टिकल दोनों किस्म का लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो डेफिनेटली शैलो फाउंडेशन जो है वो इजी टू कंस्ट्रक्ट होती हैं। ओपन ओपन पिट कंस्ट्रक्शन है, इजी कंट्रोल एंड बेस्ट क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल सिनेरियोज होते हैं हमारे पास। लेस स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम डिस्टर्बेंस है। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन डी वाटरिंग इज रिक्वायर्ड फॉर शैलो ग्राउंड टेबल। इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल हम यही इसी की बात करें तो अब फर्ज करें कि वाटर टेबल की लोकेशन यहाँ पे है, ठीक है, और आपने इस रीजन में अगर शैलो फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करनी है तो आप क्या करते हैं कि पहले आप डी वाटरिंग करते हैं, वाटर को रिमूव किया जाता है, उसके बाद फाउंडेशन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन डी फाउंडेशन के केस में ऐसा नहीं होता, डी वाटरिंग मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड। तो डी फाउंडेशन को कंस्ट्रक्शन की अगर हम देखें तो इन होल हो सकती है या ड्रिवन हो सकती है। मीन आप याद होता है पहले से एक बोरहोल कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसमें पाइल प्लेस की जाती है या डी फाउंडेशन प्लेस किए जाते हैं, या ये हो सकता है कि आप प्री कास्ट डी फाउंडेशंस को पंच करके या ड्राइव करके सॉइल के अंदर प्लेस करते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल सिनेरियोज जो है थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, इसमें स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड होती है और डिस्टर्बेंस जो है मैक्सिमम होती है। नॉर्मली जब आप पाइल्स को ड्राइव कर रहे होते हैं तो ग्राउंड वाइब्रेशंस और नॉइस वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और डी वाटरिंग जो है मे बी रिक्वायर्ड और मे बी नॉट। तो डी वाटरिंग जो है मे बी नॉट रिक्वायर्ड। इस तरह कॉस्ट की हम बात करें तो शैलो फाउंडेशन की कॉस्ट जो है वो लेसर होती है एज कम्पेयर टू डीप फाउंडेशंस, और डीप फाउंडेशन की जो कॉस्ट है वो नॉर्मली 3 टाइम्स और मोर कॉस्टली देन शैलो फाउंडेशन होती है। शैलो फाउंडेशन के 3 गुना से भी ज़्यादा कॉस्टली हो सकती हैं। इसी तरह स्ट्रक्चर डिज़ाइन कंसिडरेशंस की बात करें तो शैलो फाउंडेशन में फ्लेक्सुरल बेंडिंग होती है और डीप फाउंडेशन में एक्सियल कंप्रेशन होती है। इसमें वर्टिकली जो है बेंडिंग आ सकती है, और शैलो फाउंडेशन में फ्लेक्सुरल बेंडिंग होती है। तो इस फिगर में अगर आप देखें तो जो शैलो फाउंडेशन हैं
जैसे कि ये आपको नज़र आ रही है, इसमें बेंडिंग इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, ये प्लेन होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में बेंडिंग होगी। जबकि पाइल्स के केस में क्या होता है, जैसे ये एग्जांपल है, इसमें ये प्लेन है हमारे पास और बेंडिंग जो है वो इस डायरेक्शन में हो सकती है, लेटरल डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि स्ट्रक्चर डिज़ाइन कंसिडरेशन की अगर आप बात करें तो शैलो फाउंडेशन में फ्लेक्सुरल बेंडिंग होती है और डीप फाउंडेशन में एक्सियल कंप्रेशन या बकलिंग वगैरह का फिनोमेना आ जाता है। सेटलमेंट्स की बात करें तो शैलो फाउंडेशन में जो सेटलमेंट्स हैं वो ज़्यादा आती हैं, डीप फाउंडेशन में सेटलमेंट्स जो हैं वो 50% से भी कम आती हैं। और इन्वायरमेंटल सूटेबिलिटी की बात करें तो शैलो फाउंडेशन जो है नॉर्मली हर तरह के इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल नहीं होती, स्पेशली फॉर ऑफशोर साइट्स। और डीप फाउंडेशन जो है वो नॉर्मली हर तरह के इन्वायरमेंट में सूटेबल कंसीडर की जाती हैं, आल्दो एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन सूटेबिलिटी और कॉस्ट और सेटलमेंट क्राइटेरिया को अगर देखा जाए तो डीप फाउंडेशन जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास डीप फाउंडेशन की टाइप्स आ जाती हैं। तो तीन मेजर टाइप्स होती हैं डीप फाउंडेशन की, पाइल्स हैं, पियर्स हैं और केसन्स हैं। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि पाइल्स क्या होती हैं, पियर्स क्या हैं और केसन्स क्या होते हैं। तो पाइल क्या है, अ स्लेंडर स्ट्रक्चरल मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ स्टील, कंक्रीट और टिम्बर, ठीक है। एक स्लेंडर जो है मेंबर होता है, पतला सा मेंबर होता है, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ स्टील, कंक्रीट और टिम्बर, जो कि स्टील, कंक्रीट या टिम्बर से बना होता है। It is installed in the ground to transfer the structural loads to soils at some significant depth below the base of the structure, ठीक है। तो इसको नॉर्मली ग्राउंड में इंस्टॉल किया जाता है और पर्पज इसका वही होता है जो कि फाउंडेशन का पर्पज है कि इसने स्ट्रक्चर के लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना है सॉइल में। और इनकी अगर टिपिकल डेप्थ की बात करें तो पाइल्स टिपिकली एक्सटेंड टू डेप्थ ऑफ 50 फीट और मोर। तो पाइल्स की जो डेप्थ या पाइल्स की जो लेंथ हो सकती है वो नॉर्मली 50 फीट या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। ये एप्लीकेशन ऑफ पाइल्स की बात है, एग्जांपल्स दी गई हैं कि जैसे अगर इस केस में आप देखो तो टॉप पे हमारे पास लूज सॉइल है, बॉटम पे हमारे पास हार्ड स्ट्रेटा है, और हमने क्या करना है कि हमने अपने स्ट्रक्चर को जो है प्लेस करना है हार्ड स्ट्रेटा पे। तो ये अगर पॉसिबल नहीं है कि हम इस सारे स्ट्रेटा को जो है एक्सकवेट करें, तो हम क्या करते हैं कि हम पाइल्स प्रोवाइड कर देंगे और उन पाइल्स के थ्रू लोड जो है वो हार्ड लेयर या हार्ड स्ट्रेटा तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी तरह अगर बीच में वाटर टेबल है या ऐसा भी सिनेरियो है जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो जाहिर बात है वाटर टेबल के ऊपर तो हम फाउंडेशन प्लेस कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं कि हम डीप फाउंडेशन के थ्रू उस लोड को हार्डर सॉइल या सूटेबल सॉइल तक एक्सटेंड कर देते हैं। इसी तरह इस केस में अगर आप देखो तो टॉप पे हमारे पास सॉफ्ट क्ले है, उसके नीचे डेंस सॉइल है, तो हमने सॉफ्ट क्ले में फाउंडेशन प्लेस नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम फाउंडेशन को डेंस सॉइल तक एक्सटेंड कर देते हैं पाइल्स के थ्रू। जैसे कि आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, ये पाइल्स प्रोवाइड की हुई है, इनका पर्पस क्या है कि स्ट्रक्चर के लोड को उसने एक्सटेंड किया है डेंसर सॉइल तक, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशन ऑफ पाइल्स हैं। ये प्रिपरेशन ऑफ पाइल कैप कंस्ट्रक्शन ऑन मेट्रो ऑरेंज प्रोजेक्ट है। पाइल कैप पे अभी हम आते हैं कि पाइल कैप क्या होती है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर, इसको जरा एक फिगर को देख लो आप लोग। इसी तरह ये एक और फिगर है, नॉर्मली जो उसमें रीइंफोर्समेंट्स प्रोवाइड की जाती हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी और कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर वगैरह। ओके, नेक्स्ट है कि पाइल फाउंडेशन हम कब यूज़ करते हैं या वो कौन से सिनेरियोज हैं जिनमें हम पाइल फाउंडेशन को प्रेफर करते हैं। तो एक चीज़ आपको अभी मैंने बता दी है कि द सॉइल नियर द सरफेस डजंट हैव सफिशिएंट बेयरिंग कैपेसिटी टू सपोर्ट द स्ट्रक्चरल लोड्स, कि जब भी सरफेस के करीब जो सॉइल है अगर उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कम होगी तो हम जाहिर बात है उस पर फाउंडेशन प्लेस नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि हम पाइल्स के थ्रू उस लोड को ग्रेटर डेप्थ तक डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है।
उसके बाद है द अपर सॉइल सब्जेक्टेड टू स्कवर आर अंडरमाइनिंग एज इन केस ऑफ फाउंडेशन ऑफ ब्रिजेस। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है। ब्रिजेस वगैरह में क्या होता है कि वाटर की वजह से सॉइल जो है वो स्कवर एक्शन सफर कर रही होती है। वाटर के फ्लो की वजह से सॉइल जो है वो एरोड हो रही होती है। जब सॉइल एरोड हो जाएगी तो क्या होगा कि हमारी फाउंडेशन जो है वो एक्सपोज हो जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में शैलो फाउंडेशन प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होता। ऐसे केसेस में हम जो है डीप फाउंडेशन को ही प्रेफर करते हैं, या पाइल्स को ही प्रेफर किया जाता है। ओके। उसके बाद है अ लार्ज अपलिफ्ट कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड, मीन द अपलिफ्ट कैपेसिटी ऑफ द शैलो फाउंडेशन इज वेरी लिमिटेड ड्यू टू लेसर वेट। शैलो फाउंडेशन का वेट कम होता है तो जारी बात है उनकी अपलिफ्ट कैपेसिटी भी कम होती है। ऐसे रीजन में जहाँ पे वाटर टेबल हायर है या वाटर टेबल का इफेक्ट ज़्यादा है तो वहाँ पे अपलिफ्ट कैपेसिटी हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, लेकिन शैलो फाउंडेशन का वेट कम होने की वजह से उनकी अपलिफ्ट कैपेसिटी कम होती है। तो ऐसे केसेस में हम पाइल फाउंडेशन को ही प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो है कि हमारे पास अ लार्ज लेटरल लोड कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड, कि हमारे नॉर्मली एंड बेयरिंग अगर कम है, ठीक है, सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी अगर कम है, एंड बेयरिंग कम है और कोहेसिव सॉइल है, ठीक है, फाइन ग्रेन सॉइल है, तो उसमें हमें नॉर्मली लार्ज लेटरल लोड कैपेसिटी रिक्वायर्ड होती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए पाइल फाउंडेशन ज़्यादा सूटेबल होती हैं एज कंपेयर टू शैलो फाउंडेशंस। और लास्ट सिनेरियो है देयर विल बी अ फ्यूचर एक्सकवेशन एडजेसेंट टू फाउंडेशन एंड दिस मे अंडरमाइन द शैलो फाउंडेशन, कि जो भी आपने स्ट्रक्चर बनाया है या बिल्डिंग बनाई है उसके एडजेसेंट अगर एक्सकवेशन के चांसेस हैं फ्यूचर में, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास शैलो फाउंडेशन होगी तो वो शैलो जब एक्सकवेशन की जाएगी तो शैलो फाउंडेशन एक्सपोज हो जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में पाइल फाउंडेशन को प्रेफर किया जाता है। उसके बाद हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइल्स, ठीक। तो बेसिकली ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म को शो कर रहा है कि पाइल्स में लोड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की जाती है। तो नॉर्मली दो किस्म का लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है पाइल्स में, एंड बेयरिंग हो सकती हैं और फ्रिक्शन पाइल्स हो सकती हैं। अब एंड बेयरिंग का मतलब क्या है, फ्रिक्शन पाइल का मतलब क्या है? एंड बेयरिंग का मतलब है जैसे कि ये आपके पास पाइल है, ठीक है, ये पाइल है या ये पाइल है, ठीक है। इसमें अगर आप देखो तो क्या हुआ है कि पाइल को हार्ड स्ट्रेटा के ऊपर या फर्म सॉइल के ऊपर प्लेस कर दिया गया है, ठीक है। अब जब भी लोड आएगा तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, ये जो कांटेक्ट पॉइंट आपको नजर आ रहा है, इस कांटेक्ट पॉइंट पे फर्म सॉइल जो है वो उसको रेजिस्ट करेगी। तो ये पाइल का जो है एंड पॉइंट है जहाँ पे वो सॉइल के ऊपर बियर कर रही है, तो इसको नॉर्मली इसलिए हम एंड बेयरिंग सॉइल पाइल्स कहते हैं, क्योंकि इसमें सारी की सारी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो एंड के बेयरिंग के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है, कि पाइल जिस सॉइल पे हमने प्लेस की हुई है ये उसकी स्ट्रेंथ को शो कर रही होती है। अगर फर्म सॉइल की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो इस पाइल की एंड बेयरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। अगर ये जो फर्मर सॉइल है इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी कम होगी तो पाइल की एंड बेयरिंग कैपेसिटी भी कम होगी। तो बेसिकली ये इस केस में पाइल की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है कि वो किस सॉइल के ऊपर प्लेस की गई है। सेकंड टाइप जो हो सकती है वो फ्रिक्शन पाइल्स हो सकती हैं। फ्रिक्शन पाइल जैसे ये फिगर आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो जब भी सॉइल के अंदर आप पाइल को ड्राइव करते हैं या प्लेस करते हैं तो पाइल और सॉइल के दरमियान एक कॉन्टैक्ट एरिया जनरेट होता है, जैसे कि आपको ये साइड्स पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये जो कॉन्टैक्ट एरिया नजर आ रहा है ये बेसिकली फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब जब भी लोड अप्लाई होगा पाइल जो है वो फर्दर ड्राइव होने की कोशिश करेगी सॉइल में, तो उस केस में क्या होगा कि सॉइल और पाइल का जो कॉन्टैक्ट एरिया है, जो कॉन्टैक्ट रीजन है, वहां पे फ्रिक्शन जनरेट होगी,
उस फ्रिक्शन के थ्रू ये पाइल जो है वो उस लोड को कैरी कर रही होगी, जैसे कि आपको इस फिगर में नजर आ रहा है। लोड अप्लाई हुआ है, पाइल ने डाउनवर्ड मूव करने की कोशिश की है, लेकिन पाइल और सॉइल के दरमियान जो कॉन्टेक्ट एरिया है वहां पे फ्रिक्शन की वजह से उसको रेजिस्टेंस मिल रही है। लोड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और जो स्किन फ्रिक्शन है उसकी डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है। तो इस एक्शन के थ्रू पाइल जो है वो अप्लाइड लोड को बियर कर रही होती है, या इस फ्रिक्शन के थ्रू पाइल जो है वो अप्लाइड लोड को बियर करेगी, और नॉर्मली इस टाइप के पाइल्स को हम फ्रिक्शन पाइल्स कहते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो पाइल्स जो हैं वो दोनों तरीके से लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती हैं, एंड बेयरिंग के थ्रू भी कर रही होती हैं और साथ ही फ्रिक्शन के थ्रू भी कर रही होती, स्किन फ्रिक्शन के थ्रू भी कर रही होती हैं। तो ओके, उसके बाद आ जाता है हमारे पास डीप फाउंडेशंस की नेक्स्ट टाइप जो है पियर्स। पियर बेसिकली पाइल्स की तरह ही होते हैं, लेकिन ये नॉर्मली ब्रिजेस में प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, इट्स अ वर्टिकल ब्रिज सपोर्ट रेस्टिंग ऑन द बेड रॉक और पाइल सपोर्टेड कैप स्लैब। तो ये वर्टिकल ब्रिज सपोर्ट होती है जो कि नॉर्मली बेड रॉक पे या पाइल कैप पे इसको सपोर्ट किया जाता है। इट्स अ फाउंडेशन फॉर कैरिंग अ हैवी स्ट्रक्चर लोड which is constructed in a site in a deep excavation। तो ये आपके सामने फिगर है, ये टॉप पे आपको ब्रिज नजर आ रहा होगा। ठीक है, इस ब्रिज के लोड को सॉइल तक ट्रांसफर करने के लिए इसके दरमियान में जो जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये पियर है हमारे पास। पियर क्या करेगा, ब्रिज के लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा पाइल कैप के ऊपर। ठीक है, और पाइल कैप से लोड जो है वो फर्दर पाइल्स में ट्रांसमिट हो रहा होगा, और पाइल्स से जो लोड है वो सॉइल में ट्रांसमिट हो जाएगा। तो पियर जो है वो बेसिकली एज ए कनेक्टर एक्ट कर रहा होता है ब्रिज और पाइल फाउंडेशन के दरमियान में। ठीक है, पियर का पर्पज ये होता है कि उसने ब्रिजेस वगैरह के या हैवी स्ट्रक्चर लोड्स को ट्रांसमिट करना होता है पियर कैप तक, या जो हमारे पास बेड रॉक है या हार्ड स्ट्रेटा है वहां तक। तो ये पियर्स होते हैं हमारे पास। इसी तरह इस फिगर में भी आपको नजर आ रहे होंगे कि ये ब्रिज है, ठीक है, और उसके नीचे ये पियर्स प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, और पियर्स जो है वो फर्दर पाइल्स तक और हार्ड स्ट्रेटा तक लोड को ट्रांसमिट कर रहे हैं। थर्ड टाइप है केसन्स। केसन्स भी ऑलमोस्ट उसी तरह पाइल्स की तरह ही होते हैं, लेकिन ये इनके स्ट्रक्चर शेप को अगर देखा जाए तो नॉर्मली स्क्वायर शेप में भी हो सकते हैं ये। ठीक है, तो केसन्स में क्या किया जाता है कि एक जो है फ्रेम जो है उसको लोअर डाउन किया जाता है ग्राउंड में, और उसको लेटर ऑन हम फिल करते हैं कंक्रीट वगैरह से, और उनको हम केसन्स का नाम देते हैं। केसन का पर्पस भी वही है कि इसने लोड को ग्रेटर डेप्थ तक ट्रांसमिट करना है। और ये एक और फिगर है जो कि डीप फाउंडेशन शो कर रही है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल्स की अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन हो सकती है, डिफरेंट क्राइटेरियाज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो सकती है। तो विद रिस्पेक्ट टू लोड ट्रांसफर अगर हम देखें तो दो टाइप्स के पाइल्स होती हैं, एंड बेयरिंग पाइल और फ्रिक्शन या फ्लोटिंग पाइल। जैसे कि हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया है कि पाइल्स जो है एंड बेयरिंग भी हो सकती हैं और फ्रिक्शन या फ्लोटिंग पाइल भी हो सकती हैं। तो एंड बेयरिंग पाइल को अगर हम देखें, इफ द पाइल इज ड्रीवन until it rests on a hard impenetrable layer of soil or rock, the load of the structure is primarily transmitted axially through the pile to this layer. Such a pile is called an end bearing pile. In the case of an end bearing pile, care must be exercised to ensure that the hard impenetrable layer is adequate to support the load. तो एंड बेयरिंग पाइल के केस में क्या होता है कि पाइल जो है वो हार्ड स्ट्रेटा या हार्ड लेयर के ऊपर प्लेस की जाती है, और लोड जो है वो सारे के सारे ट्रांसमिट हो रहा होता है हार्ड स्ट्रेटा पे। और इस केस में हमें केयरफुल रहना चाहिए कि हमारी जो हार्ड स्ट्रेटा है जिसके ऊपर हमने पाइल प्लेस की है उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी सफिशिएंट होनी चाहिए हमारे लोड को कैरी करने के लिए।
इसी तरह फ्रिक्शन और फ्लोटिंग पाइल की अगर हम बात करें, तो इफ द पाइल कैन नॉट बी ड्रिवन टू अ हार्ड स्ट्रेटम ऑफ सॉइल और रॉक, ठीक है, कि अगर हम पाइल को हार्ड स्ट्रेटम या रॉक तक ड्राइव नहीं कर सकते, नॉर्मली इस केस में होता है कि जब हार्ड स्ट्रेटा बहुत ज़्यादा ग्रेटर डेप्थ तक होता है, ठीक है, हार्ड स्ट्रेटा की डेप्थ बहुत ज़्यादा हो, तो नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता कि हम पाइल को जो है हार्ड स्ट्रेटा तक ड्राइव करें। तो उस केस में हम क्या करते हैं, द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर मस्ट बी बोर primarily by skin friction or adhesion between the surface of the pile and adjacent soil. Such a pile is called friction pile. In actual effect, the pile transmits its load partially through end bearing and partially through skin friction. ठीक है, तो अगर ये पॉसिबल ना हो कि हम पाइल को जो है एक्सटेंड करें हार्ड स्ट्रेटा तक, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि पाइल का जो लोड है वो सॉइल स्किन फ्रिक्शन या एडहेजन के थ्रू कैरी किया जाता है, ठीक है। और एक्चुअली जो होता है, जो नॉर्मल सिनेरियो होते हैं हमारे पास, उसमें ये होता है कि पाइल्स जो हैं वो एंड बेरिंग भी होती हैं और फ्रिक्शन भी होती है, मतलब लोड जो है तो दोनों तरह से कैरी कर रही होती है। कुछ लोड वो एंड बेरिंग फिनोमेना के थ्रू कैरी कर रही होती हैं और कुछ जो है वो स्किन फ्रिक्शन के थ्रू कैरी कर रही होती हैं। इसी तरह इंस्टॉलेशन टेक्निक्स या इंस्टॉलेशन मेथड्स की बेसिस पर अगर हम क्लासिफिकेशन करें, तो ड्रिवन पाइल्स होती हैं हमारे पास। उसमें क्या होता है कि हम प्री फॉर्म्ड यूनिट्स होते हैं, प्री फैब्रिकेटेड यूनिट्स होते हैं, यूजली इन टिम्बर, कंक्रीट और स्टील, ड्रिवन इनटू द सॉइल बाय ब्लो ऑफ अ हैमर, ठीक है। तो कुछ प्री कास्ट या प्री फैब्रिकेटेड हमारे पास मेंबर्स होते हैं स्टील, कंक्रीट या टिम्बर के, जिसको हम ड्राइव करते हैं इनटू द सॉइल बाय यूजिंग हैमर ब्लो, हैमर। सेकंड जो टाइप हो सकती है वो है ड्रिवन एंड इन कास्ट इन प्लेस पाइल्स, ठीक है, ड्रिवन एंड कास्ट इन प्लेस पाइल्स। तो उसमें क्या होता है कि फाउंड बाय ड्राइविंग अ ट्यूब with a closed end into the soil and filling the tube with concrete. This tube may or may not be withdrawn. तो इस केस में क्या होता है कि हमारे पास एक हॉलो ट्यूब होती है, जिसका एंड क्लोज एंड ट्यूब होती है, हॉलो होती है, उसको हम सॉइल में ड्राइव करते हैं। उसको ड्राइव करने के बाद उसको लेटर ऑन हम कंक्रीट या किसी भी मटेरियल से फिल कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसी पाइल्स को हम ड्रिवन एंड कास्ट इन प्लेस पाइल्स कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम हॉलो ट्यूब को ड्राइव कर रहे होते हैं सॉइल में, और सेकंड स्टेप में क्या होता है कि हम वो जो हॉलो पोर्शन है उसको कंक्रीट वगैरह से फिल कर रहे होते हैं। तो इसलिए इन पाइल्स को हम ड्रिवन एंड कास्ट इन प्लेस पाइल्स भी कहते हैं। थर्ड टाइप जो है जैक्ड पाइल्स, उसमें क्या होता है कि स्टील और कंक्रीट यूनिट्स जैक्ड इनटू द सॉइल, ठीक है, कि स्टील या कंक्रीट के मेंबर्स होते हैं जिनको हैमर जैक के थ्रू सॉइल के अंदर पुश किया जाता है। नेक्स्ट टाइप जो है बोर्ड एंड कास्ट इन प्लेस पाइल्स जो है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक बोर होल कंस्ट्रक्ट किया जाता है और उसके बाद उस बोर होल को कंक्रीट वगैरह से फिल कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मली वैसे ही टाइप है ऑलमोस्ट जैसी ड्रिवन एंड कास्ट इन प्लेस पाइल्स है, लेकिन इसमें यह होता है कि सॉइल डिस्टर्बेंस कम होती है और वाइब्रेशन वगैरह जो ग्राउंड में प्रोड्यूस होती हैं वो लेसर होती हैं एज कम्पेयर टू ड्रिवन एंड कास्ट इन प्लेस पाइल्स। तो bored and cast in place piles formed by boring a hole into the soil and filling it with concrete, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक बोर होल बनाया जाता है और उसको कंक्रीट से फिल कर दिया जाता है। कंपोजिट पाइल्स नाम से नजर आ रहा है कि जिसमें मल्टीपल किस्म के मटेरियल यूज हों, ठीक है, जो कि एक से ज़्यादा टाइप के मटेरियल से मिलकर बनी हो तो उसको कंपोजिट पाइल्स कहा जाता है। और इसी तरह जेटिंग पाइल्स जो हैं उसमें वाटर जेटिंग को यूज किया जाता है पाइल ड्राइविंग ऑपरेशन को असिस्ट करने के लिए। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास पाइल्स की। और उसके बाद हमारे पास थर्ड क्राइटेरिया आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू शेप के। अगर शेप के लिहाज से बात करें तो पाइल्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो पाइल्स डिफरेंट शेप्स की हो सकती हैं, राउंड भी हो सकती हैं, स्क्वायर भी हो सकती हैं, एच शेप भी हो सकती हैं, बैटर्ड, टैपर्ड या बेल बॉटम शेप भी हो सकती हैं। इसी तरह अगर साइज की बात करें तो स्मॉलर पाइल्स हो सकती हैं, लार्जर पाइल्स हो सकती हैं या माइक्रो पाइल्स हो सकती हैं। ऐसी पाइल्स जिनका डायमीटर जो है
वो 6 इंचेस से लेके 2 फीट तक हो, उनको हम नॉर्मली स्मॉलर पाइल्स कहते हैं। और अगर 2 फीट से ज़्यादा डायमीटर हो पाइल्स का तो उनको लार्जर डायमीटर पाइल्स भी कहा जाता है और पियर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों नाम हो सकते हैं इसके। साइज के लिहाज से बात करें तो 2 टाइप्स की पाइल्स हैं, स्मॉल और लार्ज। अगर पाइल का डायमीटर 6 इंचेस से लेके 2 फीट तक है तो वो स्मॉल पाइल है, और 2 फीट से ज़्यादा है तो वो लार्ज पाइल है। इसी तरह फंक्शन, लोड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिहाज से अगर हम देखें तो कंप्रेशन पाइल हो सकती है, टेंशन और एंकर पाइल हो सकती है, और कंपैक्शन पाइल हो सकती है। टेंशन पाइल का कंप्रेशन पाइल का पर्पस जो है वो वर्टिकल डेड लोड्स को बियर करना है। टेंशन और एंकर पाइल जो है टू रेजिस्ट अपलिफ्ट ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड लोडिंग। जैसे कि ये आपको नजर आ रही होंगी चीजें। ठीक है, ये पाइल्स जो हैं जिन्हें अपनी टेंशन और एंकर पाइल्स भी हम इनको कह सकते हैं। इस तरह इस फिगर में आपको नजर आ रही होंगी ये वाली चीजें। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिहाज से अगर हम देखें तो पाइल्स के हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं। इसमें टिम्बर पाइल्स हो सकती हैं, कंक्रीट पाइल्स हो सकती हैं, स्टील और कंपोजिट पाइल्स हो सकती हैं। टिम्बर आपको पता है सीजन वुड या लकड़ी को कहा जाता है। तो टिम्बर पाइल्स जो हैं वो सूटेबल फॉर लाइट लोड्स और टेम्परेरी वर्क्स, unsuitable for heavy loads, subject to decay due to fluctuating water table, liable to unseen splitting and brooming if driven too heavily। तो टिम्बर पाइल्स जो है वो नॉर्मली टेम्परेरी या लाइट लोड्स के लिए यूज किया जाता है, इनको हैवी लोड्स के लिए यूज नहीं कर सकते, और उसमें वाटर टेबल की फ्लक्चुएशन की वजह से अल्टीमेटली डिके के चांसेस भी काफी ज्यादा होते हैं, तो नॉर्मली इसको प्रेफर नहीं किया जाता। सेकंड मटेरियल जो है वो कंक्रीट है, suitable for all ranges of loading. Concrete can be designed to suit corrosive soil conditions, readily adaptable to various sizes and shapes. Disadvantages के क्या हो सकते हैं कि additional reinforcement must be provided for handling and driving stresses, liable to unseen damage under heavy driving and delay between casting and driving। ठीक है, तो मेन एडवांटेज क्या है कि हर तरह के लोड्स के लिए सूटेबल होती हैं, और मेन डिसएडवांटेज क्या है कि एडिशनल रीइंफोर्समेंट भी रिक्वायर्ड होती है हमें कंक्रीट पाइल्स में। इसी तरह स्टील पाइल्स जो हैं हर किस्म के लोड्स के लिए सूटेबल होती हैं, कैन बी रेडिली कट डाउन और एक्सटेंडेड, कैन बी ड्रिवन हार्ड विदाउट डैमेज एंड कैन बी ड्रिवन इन वेरी लॉन्ग लेंथ बाय वेल्डिंग एंड additional lengths. Some types have small ground displacements। डिसएडवांटेज इसके क्या हो सकते हैं कि corrosion, जो कि स्टील में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल फैक्टर होता है, corrosion के चांसेस होते हैं एंड रिक्वायर्स elaborate paint treatment and cathode protection। ठीक है, तो long and slender piles liable to go offline during driving। तो अगर पाइल की लेंथ ज़्यादा है और जब आप इसको ड्राइव कर रहे हो तो चांसेस होते हैं कि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस कर जाएं। कंपोजिट पाइल्स, जैसे आपको पहले बताया कि डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स का जब कंबाइन किया जाता है, जब एक से ज़्यादा टाइप्स के मटेरियल यूज किए जाते हैं तो उन पाइल्स को हम कंपोजिट पाइल्स का नाम देते हैं। इसी तरह सॉइल वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से अगर हम देखें तो लार्ज डिस्प्लेसमेंट पाइल्स हो सकती हैं, लो डिस्प्लेसमेंट पाइल्स हो सकती हैं, और नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल्स हो सकती हैं। वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि जब भी हम पाइल को सॉइल में पुश करेंगे, ठीक है, जैसे कि इस एग्जांपल को अगर हम देखें, ये हमारे पास सॉइल है और ये पाइल है। ठीक है, पाइल को हमने सॉइल में जब पुश किया है तो क्या होगा कि पाइल जो है सॉइल को डिस्प्लेस करेगी। पाइल का साइज जितना ज्यादा होगा और उसको हम ड्राइव कर रहे हैं तो चांसेस यही है कि वो उतनी ही ज्यादा सॉइल को डिस्प्लेस भी कर रही होगी। तो वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से 3 टाइप्स की पाइल्स हो सकती हैं, लार्ज डिस्प्लेसमेंट पाइल्स हो सकती हैं, लो डिस्प्लेसमेंट पाइल्स हो सकती हैं, और नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल्स भी हो सकती हैं। तो ये मेन 3 टाइप्स हैं। लार्ज डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? डिस्प्लेस
सॉइल वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द पाइल। तो जब डिस्प्लेस सॉइल का वॉल्यूम और पाइल का वॉल्यूम एक जितना होगा तो उस केस में हम इसको लार्ज डिस्प्लेसमेंट पाइल कहते हैं। सेकंड टाइप जो है उसमें क्या होता है, डिस्प्लेस स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, तो वो लो डिस्प्लेसमेंट पाइल कहलाएगी। और अगर कोई भी सॉइल डिस्प्लेस नहीं हो रही, जैसे कि बोर्ड और कास्ट इन प्लेस पाइल, कास्ट इन सिचू या कास्ट इन प्लेस पाइल्स के केस में होता है, तो ऐसी पाइल्स को हम नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल्स का नाम देते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ जाती है सिलेक्शन ऑफ पाइल टाइप्स। ओके, जब ये चीज़ डिसाइड हो जाए कि हमने पाइल प्रोवाइड करनी है, ठीक है, हमने डी फाउंडेशन प्रोवाइड करनी है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि हमने पाइल टाइप को चूज करना है। हमने ये देखना है कि किस किस्म की पाइल्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस सेशन में हम यही देखेंगे कि हम कौन से क्राइटेरियाज हैं जिनकी बेसिस पे हम पाइल टाइप को चूज करते हैं। तो नंबर 1 पे है हमारे पास ड्रिवन पाइल्स। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। मटेरियल ऑफ द पाइल कैन बी इंस्पेक्टेड बिफोर इट गोज इनटू द ग्राउंड। ठीक है, तो ड्रिवन पाइल के केस में क्या होता है कि हम इसको प्लेस करने से पहले, इसको सॉइल में ड्राइव करने से पहले हम ये देख सकते हैं कि पाइल का जो मटेरियल है उसकी कंडीशन क्या है। ठीक है, स्टेबल इन स्क्वीजिंग ग्राउंड, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट क्ले, सिल्ट एंड पीट्स। तो सॉफ्ट क्ले या पीट्स वगैरह जो होती हैं, ऑर्गेनिक सॉइल्स जो होती हैं, उस किस्म की सॉइल में भी ये स्टेबल होती हैं। थर्ड जो एडवांटेज हो सकता है वो ये है कि नॉट डैमेज्ड बाय ग्राउंड हीव व्हेन ड्राइविंग एडजेसेंट पाइल्स। जब मल्टीपल पाइल्स आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो सॉइल डिस्प्लेस हो रही होती है, उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से ग्राउंड में हीविंग हीविंग का फिनोमेना नजर आता है आपको, जैसे कि ये फिगर आप देखें, ये दो पाइल्स हैं। ठीक है, तो जब आप फर्ज करें आपने इस पाइल को अपने प्लेस कर दिया, ठीक है, जब पाइल प्लेस करेंगे तो ये सॉइल को जो है डिस्प्लेस करने की भी कोशिश करेंगे। ये पाइल डिस्प्लेस हो गई है, उसके बाद जब नेक्स्ट आपने पाइल प्लेस करनी है तो इस पाइल की वजह से भी ये सॉइल जो है ये डिस्प्लेस हो रही होगी। क्या होगा कि आपको यहाँ पे इस टॉप सरफेस पे हीविंग नजर आ रही होगी, जो बेसिकली ये होता है कि सॉइल जो है वो अपवर्ड मूव होने की कोशिश करती है। जब सॉइल अपवर्ड मूव करेगी, पाइल जो है वो डाउनवर्ड लोड डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, तो उस केस में जो है पाइल डैमेज हो सकती है। लेकिन ड्रिवन पाइल्स के केस में नॉर्मली हमें ये एडवांटेज होता है कि ग्राउंड हीव की वजह से डैमेज नहीं होती हैं। ठीक है, जो फोर्थ एडवांटेज हो सकता है वो क्या है कि कंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर अनअफेक्टेड बाय ग्राउंड वाटर। ठीक है, ग्राउंड वाटर की वजह से जो हमारा कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर है वो अनअफेक्टेड होता है, क्योंकि हम सरफेस के ऊपर रहते हुए इसको ड्राइव कर रहे होते हैं सॉइल में, तो ग्राउंड वाटर की लोकेशन जो है वो हमारे प्रोसीजर को अफेक्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट है कि कैन बी रेडिली कैरिड अबव ग्राउंड लेवल, फॉर एग्जांपल थ्रू वाटर फॉर सबमरीन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर से अबाउट जो है हम इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। कैन बी ड्रिवन इन वेरी लॉन्ग लेंथ। ठीक है, इसके लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा भी हम रख सकते हैं, अप टू 50 मीटर तक भी ड्रिवन पाइल्स को यूज़ किया जाता है। और कैन इंक्रीज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द ग्रेनुलर फाउंडिंग स्ट्रेटम। तो जब हम पाइल को ड्राइव करते हैं तो बेसिकली क्या हो रहा होता है कि जो स्ट्रेटा है हमारा वो कंपैक्ट हो रहा होता है, उसमें कंपैक्शन हो रही होती है, और जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही होती है। इसी तरह डिसएडवांटेजेस की बात करें तो मे ब्रेक ड्यूरिंग हार्ड ड्राइविंग काजिंग डिलेज एंड रिप्लेसमेंट चेंजेस, रिप्लेसमेंट चार्जेस आर वर्स स्टिल मे सफर मेजर अनसीन डैमेज इन हार्ड ड्राइविंग कंडीशन। जब भी हार्ड ड्राइविंग का सिनेरियो आएगा, हमारे पास सॉइल जो है वो हार्ड है या हम उसको जो एफर्ट लगा रहे हैं उस पर वो ज़्यादा लगा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मली इसमें टूटने के चांसेस भी होते हैं या इसमें क्रैक्स वगैरह आ सकते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है ये डिलेज और रिप्लेसमेंट चार्जेस वगैरह हमें सफ़र करने पड़ सकते हैं। और जो मेजर डिसएडवांटेज हो सकता है इसमें, जो मेजर इशू हो सकता है वो ये है कि ये जो क्रैक्स या इसमें जो भी ब्रेकेज वगैरह आ रहे हैं
वो अननोटिस्ड हो, ठीक है, आपको पता ना चले और आप इसी तरह पाइल को ड्राइव कर दें और क्रैक्स के साथ ही उसको सॉइल में ड्राइव कर दें। उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, पाइल की लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होगी और हमारा स्ट्रक्चर जो है वो फेल हो सकता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या होता है कि uneconomical if amount of material in pile is governed by handling and driving stresses rather than stresses from permanent loading। तो ये अनइकोनॉमिकल हो सकता है अगर इसमें स्ट्रेसेस जो हैं वो परमानेंट की बजाय हैंडलिंग और ड्राइविंग स्ट्रेसेस हों। नॉइस एंड वाइब्रेशन ड्यूरिंग ड्राइविंग में काज नॉइसेंस आर डैमेज। तो नॉइस और वाइब्रेशन जो भी इसमें प्रोड्यूस होंगे उसकी वजह से भी डैमेज वगैरह प्रोड्यूस हो सकते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉइल ड्यूरिंग ड्राइविंग पाइल्स इन ग्रुप्स में डैमेज एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स और काज लिफ्टिंग बाय ग्राउंड हीव ऑफ एडजेसेंट पाइल्स। तो जब पाइल्स को ड्राइव किया जाएगा, ठीक है, इन ग्रुप्स की फॉर्म में जब ड्राइव करेंगे तो उसमें मे बी सॉइल हीविंग का फिनोमेना आपको नजर आए। और कैन नॉट बी ड्रिवन इन वेरी लार्ज डायमीटर। नॉर्मली आपने इसको सॉइल में ड्राइव करना है तो इसका डायमीटर आपको रीजनेबल रखना पड़ता है, ठीक है। अगर डायमीटर बहुत ज़्यादा होगा तो उसको ड्राइविंग के लिए एफर्ट भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी जो कि अनइकोनॉमिकल हो जाएगी। और कैन नॉट बी ड्रिवन इन कंडीशंस ऑफ लो हेडरूम। जहाँ भी आपको लो हेडरूम कंडीशंस मिलेंगी वहाँ पे आप इसको ड्राइव नहीं कर सकते। और पाइल लेंथ अप टू 27 मीटर एंड पाइल लोड्स अप टू 1000 किलो न्यूटन आर यूजुअल। तो नॉर्मली जो पाइल्स की लेंथ है और लोड कैपेसिटी है वो 27 मीटर तक इनकी लेंथ हो सकती है और 1000 किलो न्यूटन तक इनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी हो सकती है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास ड्रिवन एंड कास्ट इन प्लेस पाइल्स। इस केस में क्या होता है कि आप एक हॉलो ट्यूब वगैरह को या हॉलो फ्रेम को फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइव करते हैं सॉइल के अंदर और उसके बाद उसको कंक्रीट वगैरह से फिल किया जाता है। इन पाइल्स को हम ड्रिवन और कास्ट इन प्लेस पाइल्स का नाम देते हैं। इसके एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। द लेंथ कैन बी रेडिली एडजस्टेड टू सूट वेरिंग लेवल ऑफ बेरिंग स्ट्रेटम, ठीक है, इसकी लेंथ को हम एडजस्ट कर सकते हैं। ट्यूब इज ड्रिवन विद क्लोज्ड एंड दस एक्सक्लूडिंग ग्राउंड वाटर। और जब ट्यूब को क्लोज एंड के साथ हम ड्राइव करेंगे तो अगर ग्राउंड वाटर है भी हमारा उस रीजन में तो तब भी हमारी पाइल को अफेक्ट नहीं कर रहा होता। इसी तरह थर्ड एडवांटेज क्या है कि पॉसिबल टू फॉर्म एन एनलार्ज्ड बेस इन मोस्ट टाइप्स। जो बेस है उसको हम एनलार्ज कर सकते हैं मोस्ट टाइप्स में, जैसे कि ये फिगर आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। ये पाइल का नॉर्मल डायमीटर है और उसकी बेस जो है उसको हमने एनलार्ज कर दिया है ताकि लोड जो है वो ग्रेटर एरिया तक डिस्ट्रीब्यूट हो। इसके बाद जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो क्या है कि रीइंफोर्समेंट इन पाइल इज नॉट डिटरमिनेंट फॉर हैंडलिंग और ड्राइविंग स्ट्रेसेस। तो रीइंफोर्समेंट जो है वो हैंडलिंग और ड्राइविंग स्ट्रेसेस पे डिपेंड नहीं कर रही होती बल्कि वो जो है हमारे पास क्या कहते थे परमानेंट लोडिंग पे डिपेंड कर रही होती हैं। और लास्ट एडवांटेज क्या है कि नॉइस एंड वाइब्रेशन कैन बी रिड्यूस्ड इन सम टाइप्स। तो कुछ टाइप्स की पाइल्स में ये नॉइस और वाइब्रेशन पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकता है। इसी तरह डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं इसके, नेकिंग और वेस्टिंग में अकर इन स्क्वीजिंग ग्राउंड अनलेस ग्रेट केयर इज टेकन वेयर व्हेन कंक्रीट शाफ्ट। जब आप कंक्रीटिंग शाफ्ट कर रहे हो तो उस वक्त केयरफुल रहना पड़ता है, अदरवाइज जो स्क्वीजिंग ग्राउंड है, ठीक है, वो ग्राउंड स्क्वीजिंग ग्राउंड की वजह से जो हमारी ट्यूब है वो उसमें नेकिंग का फिनोमेना आ सकता है। ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इस पाइल में अगर हम देखें, फर्ज करें कि हमने ये फ्रेम जो है लोअर डाउन किया था, ठीक है। अब ये फ्रेम अंदर से तो हॉलो है। अब क्या होगा कि इस ग्राउंड की वजह से, इस सॉइल की वजह से जो कि लेटरल अर्थ प्रेशर लग रहा है इस पे, उसकी वजह से क्या होगा कि ये डिफरेंट पॉइंट्स पे स्क्वीज होना शुरू हो जाएगी, इसका डायमीटर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। उस रिडक्शन इन डायमीटर को हम नेकिंग का नाम देते हैं, ठीक है। तो स्क्वीजिंग ग्राउंड में अगर हमारा फ्रेम जो है वो स्ट्रांग नहीं है तो नेकिंग का फिनोमेना भी हो सकता है।
उसके बाद एक कंक्रीट शाफ्ट मे बी वीकेंड इफ स्ट्रॉन्ग आर्टिसियन वाटर फ्लो पाइप्स ऑन आउटसाइड ऑफ शाफ्ट व्हेन ट्यूब इज विथड्रॉन। तो कंक्रीट शाफ्ट जो है वो भी डैमेज हो सकती है अगर वाटर फ्लो जो है वो ज़्यादा हो। कंक्रीट कैन नॉट बी इंस्पेक्टेड आफ्टर कंप्लीशन, क्योंकि जाहिर बात है हमने एक हॉलो ट्यूब प्लेस की थी, ड्राइव की थी सॉइल के अंदर, उसमें कंक्रीट को हमने फिल किया है। तो उस फिलिंग के बाद हम कंक्रीट को चेक नहीं कर सकते, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस नहीं कर सकते कि कंक्रीट की क्वालिटी क्या है। लेंथ जो है वो नॉर्मली लिमिटेड होती है, ठीक है। Displacement of ground may damage green concrete of adjacent piles or cause lifting by ground heave of adjacent piles। तो जो फ्रेशर कंक्रीट होगा adjacent piles में वो नॉर्मली डैमेज हो सकता है या ग्राउंड हीविंग का फिनोमेना भी आपको नजर आ सकता है। नॉइस, वाइब्रेशन एंड ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट भी इसमें ज़्यादा हो सकते हैं। कैन नॉट बी यूज्ड इन रिवर और मेरीन स्ट्रक्चर्स विदाउट स्पेशल अडाप्टेशन। रिवर और मरीन स्ट्रक्चर्स में इसको नॉर्मली यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और कैन नॉट बी ड्रिवन इन वेरी लार्ज डायमीटर्स। ड्राइव करना है तो जाहिर बात है डायमीटर जितना ज़्यादा होगा ड्राइविंग फोर्स भी उतनी ज़्यादा ही रिक्वायर्ड होगी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डायमीटर इसका नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? वेरी लार्ज एंड बल्ब कैन नॉट बी मेड। तो जो एंड पे अभी हमने बात की थी कि ओके 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 एनलार्ज बेस जो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एनलार्ज बेस प्रोवाइड करना नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता। कैन नॉट बी ड्रिवन इन कंडीशन ऑफ वेरी लो हेडरूम। तो लो हेडरूम कंडीशन में इसको ड्राइव करना भी पॉसिबल नहीं होता। और पाइल लेंथ ऑफ अप टू 24 मीटर एंड पाइल लोड अप टू 1500 किलो न्यूटन आ कॉमन, ठीक है। तो 24 मीटर लेंथ और 1.5 मेगा न्यूटन लोड कैरिंग कैपेसिटी जो इसमें कॉमनली आपको नजर आती है। थर्ड और लास्ट टाइप है हमारे पास बोर्ड एंड कास्ट इन प्लेस पाइल्स। इसमें क्या किया जाता है कि हम एक बोर होल कंस्ट्रक्ट करते हैं सॉइल में, एक बोर होल बनाया जाता है और उसको कंक्रीट वगैरह से फिल कर दिया जाता है या किसी मटेरियल से फिल कर दिया जाता है। एडवांटेज क्या है? लेंथ कैन बी रेडिली वेरीड टू सूट वेरिंग ग्राउंड कंडीशन। ग्राउंड कंडीशन को देखते हुए हम लेंथ को चेंज भी कर सकते हैं। सॉइल रिमूव्ड इन बोरिंग कैन बी इंस्पेक्टेड एंड इफ नेसेसरी सैंपल्ड एंड इन सिचू टेस्टिंग कैन बी डन, ठीक है। तो जब हम सॉइल को रिमूव करेंगे हम उस सॉइल पे भी टेस्टिंग कर सकते हैं या वो जो हमने बोर होल कंस्ट्रक्ट किया है उसमें भी इन सिचू टेस्टिंग परफॉर्म करके हम सॉइल कंडीशंस को देख सकते हैं कि हमारी सॉइल की कंडीशन क्या है। कैन बी इंस्टॉल्ड इन वेरी लार्ज डायमीटर्स। जाहिर बात है आप बोर होल बना रहे हैं तो बोर होल का डायमीटर हम जितना भी रखना चाहें रख सकते हैं। एंड एनलार्जमेंट अप टू 2 और 3 डायमीटर आर पॉसिबल इन क्लेस। अगर क्ले सॉइल है तो उसके एंड पे हम 2 to 3 टाइम्स एनलार्जमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। मटेरियल ऑफ पाइल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हैंडलिंग और ड्राइविंग कंडीशन। बोर होल बनाया जा रहा है तो उसमें हैंडलिंग और ड्राइविंग तो हो ही नहीं रही। जब हैंडलिंग और ड्राइविंग नहीं हो रही तो पाइल मटेरियल भी उस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। कैन बी इंस्टॉल्ड इन वेरी लॉन्ग लेंस काफी ज्यादा हो सकती हैं इसमें। कैन बी इंस्टॉल्ड विदाउट एप्रिशिएबल नॉइस एंड वाइब्रेशन। बोरिंग प्रोसेस है तो उसमें वाइब्रेशन और नॉइस भी कम होगा। कैन बी इंस्टॉल्ड इन कंडीशन ऑफ वेरी लो हेडरूम। तो लो हेडरूम कंडीशन में भी इसको यूज किया जा सकता है, जबकि पहले दोनों टाइप्स जो हैं उनको लो हेडरूम कंडीशन में यूज करना डिफिकल्ट था। और इसमें सॉइल हम रिमूव कर रहे होते हैं, सॉइल को डिस्प्लेस नहीं किया जा रहा होता, इसलिए ग्राउंड हीविंग का फिनोमेना भी आपको नजर नहीं आता इस केस में। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं इसके? ससेप्टेबल टू वेस्टिंग और नेकिंग इन स्क्वीजिंग ग्राउंड। बोर होल है और अगर सॉइल में कोहेजन कम है तो उस केस में नेकिंग या वेस्टिंग के चांसेस होते ही हैं। कंक्रीट इज नॉट प्लेस्ड अंडर आइडियल कंडीशंस एंड कैन नॉट बी सब्सिक्वेंटली इंस्पेक्टेड। बोर होल में जब आप कंक्रीट को प्लेस करेंगे तो वो आइडियल कंडीशंस में नहीं हो सकता, आप उसको प्रॉपरली कंपैक्शन वगैरह और इस तरह की चीजें नहीं कर सकते और ना ही आप उसको प्रॉपर इंस्पेक्ट कर सकते हैं। वाटर अंडर आर्टिशियन प्रेशर में पाइप अप पाइल शाफ्ट वॉशिंग आउट सीमेंट। तो अगर क्या होगा कि बोरहोल के अंदर वाटर है हमारे पास
तो वाटर अपवर्ड मूव करेगा तो वो कंक्रीट का जो सीमेंट है उसको भी रिमूव कर सकता है पाइपिंग एक्शन के थ्रू। और एनलार्ज एंड्स कैन नॉट बी फार्म्ड इन कोहेजन लेस मटेरियल्स। अगर मटेरियल हमारा कोहेजन लेस है, सैंडी सॉइल है, तो उस केस में हम एनलार्ज एंड्स प्रोवाइड नहीं कर पाते क्योंकि वो कोलैप्स कर जाता है, हमारा बोरहोल जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, कैन नॉट बी रेडिली एक्सटेंडेड अबव ग्राउंड लेवल स्पेशली इन रिवर एंड मेरीन स्ट्रक्चर्स। तो रिवर और मेरीन स्ट्रक्चर में इसको रेडिली एक्सटेंड करना पॉसिबल नहीं होता। बोरिंग मेथड्स में लूजन सैंडी और ग्रेवली सॉइल्स। तो बोरिंग फिनोमेना जो है उसकी वजह से सैंडी और ग्रेवली सॉइल जो हैं या कोहेजनलेस सॉइल्स जो हैं वो लूज हो सकती हैं, उनकी डेंसिटी कम हो सकती है, उनकी स्ट्रेंथ कम हो सकती है। इसी तरह पाइल लेंथ of up to 45 meter with loads of up to 10,000 kilonewton are not uncommon। तो नॉर्मली इस केस में जो पाइल लेंथ है वो 45 मीटर तक हो सकती है और लोड्स जो हैं वो 10,000 किलो न्यूटन तक हो सकते हैं। तो ये कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया से कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज को देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से पाइल टाइप जो है वो सूटेबल रहेगी। इसके बाद लास्ट चीज़ है हमारे पास डिज़ाइन क्राइटेरिया, कि वो कौन से क्राइटेरिया है जिसकी बेसिस पे पाइल्स को डिज़ाइन किया जाता है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, द पाइल मटेरियल इटसेल्फ मस्ट नॉट बी ओवरस्ट्रेस्ड। कि पाइल का पर्पस ये है कि उसने लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना है स्ट्रक्चर से ग्राउंड तक, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाइल इटसेल्फ उस लोड को बियर कर सकती हो, ठीक है। पाइल के मटेरियल की लोड कैरिंग कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो उस लोड को बियर कर सके, तभी तो वो स्ट्रक्चर से उस लोड को ट्रांसमिट कर सकता है सॉइल तक। सेकंड क्राइटेरिया जो हो सकता है कि देयर मस्ट बी एन एडिक्वेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट शियर फेलियर, ठीक है। तो सफिशिएंट फैक्टर ऑफ सेफ्टी होना चाहिए हमारे पास। और थर्ड जो है वो सेटलमेंट्स मस्ट बी विद इन टॉलरेबल लिमिट्स। तो सेटलमेंट्स जो हैं वो भी अलाउेबल लिमिट्स के अंदर ही होनी चाहिए। तो दो क्राइटेरिया वही हैं जो हमने फाउंडेशन डिजाइन में देखे हैं। और थर्ड क्राइटेरिया है वो ये है कि जो पाइल मटेरियल है वो इटसेल्फ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उस लोड को कैरी कर सके। तो ये तीन हमारे पास डिजाइन क्राइटेरियाज हैं पाइल्स के। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे।